नमस्कार। आप देख रहे हैं HR न्यूज। और आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं वो बड़े ही ज्वलंत मुद्दे हैं और हम उन ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पे हैं धवल किशोर जम्मू जी हैं, एडवोकेट हैं, राजेंद्र सिंह कामरेड जी हैं और मोनिका पंडित जी हैं और केशव चौधरी जी हैं और महावीर सिंह निनानिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार। तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, इसमें कुछ लोग सत्ता पक्ष के हैं, कुछ लोग विपक्ष के हैं और कुछ आम आदमी हैं और कुछ जो है पत्रकार हैं, जैसे मैं हुआ, महावीर सिंह निनारिया जी हुआ। चर्चा हम तमाम लोगों से करेंगे बारी बारी। सबसे पहले मैं मोनिका पंडित जी आप ही के पास आना चाहूंगा। मोनिका जी, सुन पा रही है मेरे को? हाँ जी सर, बिल्कुल। हम ये जानना चाह रहे हैं, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसका क्या कोई आपको लगता है? जो मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, मोदी जी के मंत्रिमंडल में नया मंत्रिमंडल आया, कई लोगों की छुट्टी हुई है, कुछ आप लोगों को डीजल में, पेट्रोल में, सरसों के तेल में, खान पान में कुछ महंगाई में ऐसा लगता है कि होगा कम कुछ थोड़ा बहुत? पहले तो पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ जी सर। हाँ जी, कल जो मंत्रिमंडल का परसों विस्तार हुआ है उसके बारे में हमने सारी आपकी चर्चा भी देखी और टीवी पर डिबेट भी देखी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी चीज को आप चेंज करने से समाज में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, चेंज होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप किसी की अपनी कमी का जो मतलब जो अपनी कमी है दूसरों के सिर पे थोड़ा ना उसका ठीकरा फोड़ सकते हैं। आप अपनी लोगों को जरूरतें देने में, महामारी है, महंगाई है, इन सब चीजों को खत्म करने में नाकाम रहे, तो उसका सीधा सीधा आपने सारा जो ठीकरा था दूसरे लोगों पर फोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि जो नए लोग आए, तो जरूरी नहीं है कि नए लोग आए, हो सकता है बदलाव हो सकता है नहीं हो, लेकिन जब तक हमें चेंजेस नहीं मिलेंगे, पुरानी चीजें दोबारा से नहीं दोहराई जाएंगी, मीन्स की जो हमें फैसिलिटीज चाहिए जो हमें नहीं मिल पाएंगी, तब तक कोई फायदा नहीं है। जैसे नहीं, क्या परेशानी क्या है आप लोगों को? परेशानी ये है सर, परेशानी ये है कि जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो सारी चीजों के जो टैक्सेस हैं उसका जो खामियाजा है हमें ही भुगतना पड़ता है। अब जैसे अभी न्यूज में ही पता चला 80 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री में देना चाह रहे हैं, ठीक है। आप एक महीने में आप उनको 5 किलो राशन दे देंगे। 5 किलो राशन से क्या उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। 5 किलो राशन सफिशिएंट नहीं है। आप उन लोगों को काम दो, उनको रोजगार दो, उनको आगे आने के अवसर दो। सिर्फ खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। आपने कागजी कार्रवाई बहुत अच्छी की है कि हमने लोगों को ये दिया, वो दिया, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की, ये सारी चीजें जो है कागजों में है, रियल जिंदगी में इनका कोई मायने नहीं रखता। किसी को कुछ नहीं मिल पाया है आज तक। आप मेरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को क्या परेशानी? भाई सरकार दे रही है 5 किलो गेहूं, देने दो। नहीं, परेशानी हमारी ये नहीं है कि उनको क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। परेशानी ये नहीं है, वो घर बैठेंगे, ठीक है, और खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है। 5 किलो अनाज से उनका गुजारा नहीं होगा। और दूसरी चीजें तो क्या कहते हैं, इससे जो समाज में है माहौल बिगड़ता है, इसमें जो है समाज में माहौल बिगड़ता है। वो दूसरी चीजों की पूर्ति के लिए वो बाहर निकलेगा। हो सकता है कि वो एंटी सोशल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, असामाजिक तत्व बन जाए, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी चकारी डकैती जैसी चीजों के ऊपर भी उतारू हो जाए। मैं सबकी बात नहीं कर ली, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। 5 किलो राशन से थोड़ी ना घर की जरूरतें पूरी हो जाती है। उसको शिक्षा भी चाहिए, उसको मैं वही बार बार सवाल कर रहा हूँ भाई, जो महंगाई से क्या आपका कितना रिजल्ट बिगड़ गया? आपको कितना इफेक्ट पड़ गया? डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, सरसों का तेल महंगा हुआ है। मेरा सवाल ये था कि इसमें राहत में मिल पाएगी क्या? नहीं, राहत नहीं मिल पाएगी। हमारा बजट टोटली बिगड़ चुका है, क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं, प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं। प्राइवेट कंपनीज की भी हालत आज इतनी अच्छी नहीं है, स्कूल्स की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपने उन पैसों से अपने घर को पूरे तरीके से ढंग से चला पाए। तो ये महंगाई जब तक कम नहीं होगी, हमारी कमर जो टूटी हुई है वो जुड़ेगी नहीं। कहने का मतलब ये है, सिर्फ खाना ही नहीं होता, बाकी चीजें भी होती हैं, बाकी जरूरतें भी घर की होती हैं। तो मिडिल क्लास पिस रहा है इस महंगाई के चक्कर में। चलिए ठीक है। जम्मू जी, सुन पा रहे मेरे को? हाँ सर जी, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, आप किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं है, एक एडवोकेट है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए पैनल पे बैठाया कि आप लोग
भाई तमाम जो लोग हैं देशवासी हैं उन पे कहीं ना कहीं महंगाई का असर पड़ रहा है। मेरा सवाल ये है, आप लोगों पे क्या परेशानियां हैं भाई? जो सरकार ने मंत्रिमंडल में विस्तार किया, बदलाव किया, नए चेहरे आए हैं, कुछ जो पुराने जो काम नहीं कर पा रहे थे या जो कोरोना में जो स्थिति रही, उससे क्या लगता है आपको बदलाव आएगा आप लोगों के पास? भाई गैस सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मनोहर लाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नए चेहरे बनने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ लोगों का एक ध्यान हटाने का एक सिर्फ माध्यम है। जब कोई सरकार किसी सिस्टम से फेल हो जाती है और लोगों में आक्रोश आता है, तो सरकार की एक पॉलिसी होती है कि उस मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है। इस फेरबदल से कुछ नहीं होना जाना है। आप ये देखिए महंगाई क्यों बढ़ रही है, व्हाट इज द रीजंस टू इंक्रीज दिस, ये क्यों इंक्रीज हो रही है, इसके पहलू पर हमें जाना बहुत जरूरी है। आज पेट्रोल बढ़ रहा है, 90+ हो गया है। आज रसोई गैस बढ़ रही है, वो बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। ये तो कई जगह तो दोनों शतक लगा चुके हैं, कई जगह तो दोनों शतक लगा चुके हैं। आज हर जगह महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का जो सीधा सीधा जो इफेक्ट आता है वो आम आदमी पर आता है। आज तेल बढ़ने से सारे के सारे, क्योंकि सारे जो साधन है, जो व्यापार है, इधर उधर जाएगा, उसकी कॉस्टें बढ़ जाएंगी। फिर कहीं माल नहीं पहुंचेगा तो उसकी कॉस्ट वैसे बढ़ जाएगी। तो सारा का सारा इस वजह से महंगाई बढ़ रही है और सरकार का कंट्रोल नहीं है। मोहनलाल जी, मैं एक और बात बताता हूं आपको, या किसी देश की कंट्री की बात करिए आप, जिस सरकार का इमोशनल मुद्दे होंगे जिस सरकार के पास, तो वो इमोशनल मुद्दे पर ज्यादा फोकस करती है, बेसिक मुद्दे से ध्यान हट जाता है। क्योंकि बेसिक मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे तो बेसिक मुद्दे के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा ग्राउंड पर बात करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ता है, तो तब जाके परफॉर्मेंस आएगी। हम इमोशनल मुद्दे पे टच करते हैं तो इमोशनल मुद्दे से ही सरकार बढ़ती है। आज तक जितनी सरकार आई है इमोशनल मुद्दे पे आई है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं तो एक राष्ट्रवाद की बात करता हूं, नेशनलिटिस्ट की बात करता हूं। आज हम मुद्दे की बात करते, इमोशनल मुद्दा है, मंदिर है, गाय है, अरे ये अच्छी बात है, लेकिन इससे ऊपर तो हम इस देश में रहने वाले नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान और सुविधा की, जन स्वास्थ्य की बात चाहिए। आज कोरोना में क्या हाल हुआ, आज देश की पोल खोल के रख दी। आज 2 वक्त के पास रोटी नहीं है खाने के लिए। आज अच्छे बिजनेसमैन सुसाइड कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी चीज को भी। आज महंगाई पर कंट्रोल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखिए, महंगाई आती है, कोई भी चीज है, उसको प्रोडक्शन पे आप उस पे फोकस करिए, आप उसको प्रोडक्शन पे बढ़ाइए आप उसको, और जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है उसकी सुविधाएं दीजिए आप। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, भाई सरकार को इनकम है नहीं तो डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप उसको कैसे देख रहे? यस, मैं वही बात आ रहा हूं, क्योंकि सरकार तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अब कह रहे कोरोना का काल है, ये काल है। आप महंगाई को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपना सिस्टम को ठीक करिए। ये मंत्री में फेल बदल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम, आपको प्रोडक्शन आपका अच्छा करिए। आप जो प्रोडक्शन करता है उसकी समस्याएं क्या है, चाहे वो किसान से रिलेटेड है या जो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उसकी समस्या का निदान करिए, उसमें करप्शन हटाइए। ठीक है कोई समस्या नहीं है। राजेंद्र जी देखिए, आप तो विपक्ष से हैं तो जाहिर है ये भी कहेंगे कि विपक्ष, लेकिन एक चीज जो आपने पूरा
3 दिन में देखा, आपकी हमारी परसों भी बात हुई थी, कल भी आपकी बात हुई थी, आपके पास समय नहीं था, आज आपने समय दिया है। तो क्या लगता है पूरा जो बदलाव देख रहे हैं, पूरा जो मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरीके से हुआ, जो विभाग बांटे गए, करीब 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई, किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है सरकार फिर एक बार निजीकरण की ओर बढ़ रही है या इसका कोई फायदा होगा सरकार को? महंगाई वगैरह जो स्थिति आपने लगातार देखी, आप तमाम पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार। HR न्यूज एक अच्छी पहल करके स्थानीय मुद्दों से लेकर और राष्ट्रीय मुद्दों को जनता के बीच में ले जाता है। मैं समझता हूँ कि रेवाड़ी में एक बहुत ही ये काबिल तारीफ कदम है आपका मोहनलाल जी। अब जो मुद्दा आपने रखा है इसकी पहले बैकग्राउंड में जाने की बात है। सवाल विपक्ष और सत्ता का नहीं है। हम किसी भी पार्टी में होने से पहले हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने की हैसियत से हमको विचार करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ जो कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला उसके खिलाफ ही उन्होंने काम किया, जो कहा वो ही गलत किया। उनके मुख्य रूप से 3 बात थी उनकी। नंबर 1, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कम से कम मंत्री वजीर हो और शासन प्रशासन ज्यादा होगा। एक नारा उनका ये था। ये कांग्रेस के खिलाफ ये नारा आया था। दूसरा उनको ये था कि 2014 में उनके चुनावी मैनिफेस्टो में भी है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। नंबर 3 था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। और भी बातें थी, अब मैं समय अभाव में 3 बातों के ऊपर ही रखना चाहता हूँ कि नंबर 1, तमाम देश को बेच दिया। तेल, भेल, बैंक, हेल्थ, LIC, रेल, ऑर्डिनेंस, फैक्ट्रीज, जो कुछ भी देश की धन संपदा थी, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे, वो इस देश के पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को, उनको बेच दिया। तो जो देश को बिकने नहीं दूंगा वो नारा उनका फेल हो गया। ये स्पष्ट है। ये आंकड़े की बात है, सत्ता और विपक्ष की कोई बात नहीं। नंबर 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात थी। अभी अप्रैल 2021 में 34 लाख जो लोग नौकरी में थे, 34 लाख लोग नौकरी से बाहर हो गए। कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसमें 23 करोड़ आदमी, 23 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे और पूंजीपतियों की 35% आज के दिन बढ़ गई। ये आंकड़े CMI के इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी, ये आंकड़े मेरे नहीं। ये देश की एक हालत है। कोरोना काल में 40 लाख से ज्यादा लोग, हमारे देश के जो सोशोलॉजिस्ट है उन्होंने भी आंकड़े दिए हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आंकड़े आए हैं। 40 लाख लोग के करीब लोग कोरोना में मर गए। ये 4 लाख अपना देश से 4 लाख की दे रहा है ना, सरकार 4 लाख बोल रही है। परंतु उसमें क्या हुआ कि मैंने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा था कि जो एक्सेस डेथ हुई है, जो कभी नहीं हुई। मेरे गांव निमोट में 30 डेथ हुई है, चिया गांव में 40 डेथ हुई है। कोरोना 4-5 और बाकी डेथ होगी। जो डेथ कभी ऐसी नहीं हुई वो तमाम कोरोना की डेथ के तौर पे हुई है, मेजोरिटी डेथ। तो उसमें ऑक्सीजन का अभाव, दवाई का अभाव, बिस्तर का अभाव, जो हालत देखी गई पूरे देश के अंदर, वो यही है। ये बात भी सही है कि कांग्रेस ने अपनी हेल्थ के ऊपर बजट नहीं बनाया। आज BJP
का 1%, ओनली 1% हेल्थ के ऊपर लगता है। तो ये देश के मोटे मोटे आंकड़े हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर 29.10% आज बेरोजगारी है। इस आंकड़ों के हिसाब से आज देश के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या के आंकड़े 2014 से 2019 तक कई गुना बढ़ गए हैं। ये फैक्ट है। देश का नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ये देश की हालत है। इस हालत से निपटने का रास्ता होना चाहिए। अब सवाल ये है, जो सवाल आपने उठ किया, क्या नए मंत्री बनाने से और कुछ मंत्रियों की छुट्टी कर देने से और मंत्रालय की संख्या बढ़ा देने से क्या इन समस्याओं का समाधान होगा? सवाल मैं समझता हूँ इस रूप में आना चाहिए। इन समस्याओं का मंत्रियों की संख्या बढ़ाने से इन समस्याओं का समाधान का कोई लेना देना नहीं, कोई कंसर्न नहीं है। वो क्यों किया गया? उसके दो कारण है। नंबर एक कारण कि जो आने वाले विधानसभा की चुनाव, किस चुनाव स्टेट में कौन वोट, एक वो लिया गया। दूसरा, जो हालत नाजुक है अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर और देश के अंदर, जो देश की जो बदनामी हो रही है, ये किसान आंदोलन को लेकर के, मजदूर आंदोलन को लेकर के, मैं एक बात और आपके बीच में रखना चाहता हूं कि 2017 से अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन आज इंडिया में, भारत में हो रहे हैं। पूरे प्रांतों में आंदोलन हो रहे हैं। तो इसलिए 165 मुख्य आंदोलन चल रहे हैं आज के दिन 22 के अंदर, जिसमें किसान आंदोलन भी मुख्य आंदोलन है, कर्मचारियों का आंदोलन अपनी जगह है। तो जो अनरेस्ट पैदा हो गई हमारे देश में, जो बेचैनी आ गई है, जो एग्रीड हो गए लोग, परेशान हो गए हैं सरकार की नीतियों के चलते हुए जो लोग परेशान हो गए हैं, उनको एड्रेस करने के बजाय सरकार ये ठेकरा किसी और पर छोड़ना चाहती है कि ये लोग जिम्मेवार थे, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने काम नहीं किया, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ इस साल से। और जो असेंबली की जो चुनाव है उनको लेकर के ये एक चालबाजी सरकार ने की है। इससे जनता का कोई वास्ता नहीं है, जनता के ऊपर उल्टा बोझ बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपने बात रखी। निलानिया जी, एक मिनट राजेंद्र जी, मुझे सबको समय देना है। निलानिया जी भी बैठे हैं, केशव जी भी बैठे हैं। हाँ, निलानिया जी, जी आपने तो बहुत देखा है मंत्रिमंडल का विस्तार, कई सरकारों में देखा, आपकी तो बहुत लंबी पत्रकारिता रही है। किस तरीके से देखते हैं इस मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है? बोलो जी, पहले 52 थे, 53 थे, यानी कि एक को राज्यसभा गवर्नर बना दिया, 52 रह गए। और अब जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, संख्या जो बढ़ी है, जो भी राजेंद्र जी बता रहे थे, किस तरीके से देखते हैं उसको? देखिए मोहनलाल जी, देश में अनेक समस्याएं मुंह मारे खड़ी हैं। जरूरत मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, उद्योग खत्म हो रहे हैं, सब कुछ। बोले हमारी सरकार इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति देख रही है कि भाई हमें राजनीति में कहाँ लाभ होना है, कहाँ नुकसान होना है। यहाँ मुझे लगता है इस मंत्रिमंडल का भी जो गठन हुआ है ना, यहाँ भी अवसरवाद देखा है। जो बाहर से लोग कांग्रेस से आए थे, जो कल तक इनको गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री को, उनको यही योग्यता थी, उनको मतलब मंत्री बना दिया, दे दीजिए। ये तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई योग्यता नहीं देखी, सिर्फ अवसरवाद देखा है, राजनीति देखी है। आने वाले चुनाव की वो देखिए। क्या हमारे हरियाणा के अंदर क्या वो नहीं थे, विधायक थे, सांसद थे, उनको नहीं बनाया गया? तो हरियाणा के अंदर तो विरोध हो रहा है पूरा, वोट नहीं थे। तो कहने का मतलब हरियाणा के ले सकते हैं, वो तो शुरू से ना है। अब देखिए, अनुसूचित जाति का विद्यालय और रतनलाल कटारिया का वो हटा दिया गया, सुधा दुग्गल का जो नाम आ रहा था वो नहीं लिखी। अब देखिए, ठीक है, किसी और का भी तो नंबर आना चाहिए ना, ये थोड़े ना कवर पट्टा लिखा है। दोनों का अपना जो एक मंत्रालय में तो बढ़ा दिया राहुल जी। देखिए, इनका नहीं है क्या? नहीं, इस दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बढ़ाना निकालना। पहले कौन सा ये मतलब धरती मोदी मार रहे थे,
पहले भी तो वही थे, अब कौन सा कर दें? कोई इसमें देखो जी, अब इसमें कोई योग्यता नहीं दिखाई दी। वैसे के वैसा है बात, वैसे की वैसी है, मतलब चेहरे बदलने से। अब सवाल, मेरा सवाल ये उठता है, चलिए जो हो गया तो हो गया, जिसको बाहर निकालना था निकाल दिया, या कई लोग ऐसे थे जो अब तक राहुल गांधी के इस्तीफे मांग रहे थे, उन्हीं का हो गया, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मैटर है। मेरा सवाल अभी है ना कि महंगाई पर कोई असर पड़ेगा? आम जनता, हम आम जनता के मुद्दों को लेकर के बैठे हैं। मेरा राजनीति से वो नहीं है कि किसको हटाया किसको निकाला। मेरा सवाल ये है, क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे? क्या अब लोगों को राहत मिलेगी? या 5 किलो अनाज के अंदर 80 करोड़ लोगों को, जैसे सरकार बार बार कह रही है, तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे तो रहे हैं, क्या वही चलता रहेगा ढर्रा वोट बैंक की राजनीति? या फिर आपको लगता है कि विस्तार हुआ ये 5 राज्यों के चुनाव को देख के वजह से भी राजनीति? मौला जी, हमें, मैं कह रहे सरकार से कोई जनता के मुद्दों से, जरूरत मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना अवसरवाद देखना है। अभी मैं बहन मोनिका ने जी कहा था, भाई इनको निठल्ले बना रहे हैं, इनको राशन दे 5 किलो राशन या 1 किलो तेल या थोड़ा दे देंगे तो उनका क्या, ये निठल्ले बनाए, रोजगार दिया जाए इनको, उद्योग धंधे बनाए जाए। उद्योग तो बंद किए जा रहे हैं, धंधे बंद किए जा रहे हैं। जनता को भी कहाँ असर पड़ रहा है? कहाँ जनता सड़कों पे उतरी है? तेरी महंगाई बढ़ गई नहीं, जनता तो बेचारी, जनता तरस कर रही, इतनी जनता में हिम्मत नहीं है, जनता तो मार दी गई, वो कहाँ उनके बोलने की हिम्मत? आगे भी हालात यही होगा, बोल नहीं सकेगा अपने। एक रोटी में विकास समझेंगे, देखना आने वाले टाइम में अगर यही हालत रहा, रोटी मिल जाएगी उसमें विकास, कपड़े मिल गए उसमें विकास। अब देखिए, अब बेरोजगारी टीम खड़ी होगी, अब क्या है, ये अपराध करेंगे, ये लोगों के मतलब लूटेंगे और करेंगे, तो ये बेरोजगारी लोग ये आपराधिक बनेंगे। अब उस पे हमारी सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ हमें क्या है, अपनी कुर्सी कहाँ बचानी है, राजनीति क्या करनी है, चुनाव कहाँ हो रहे हैं, बस वो सारा नजरिया रहा है बस। और नहीं, आप तो सब पत्रकार रहे हैं ना, मुझे सवाल करना पड़ रहा है, अफसोस आप से भाई, जो 5 किलो गेहूं ले रहा है, क्या उसका अपना विवेक नहीं है कि मेरा 5 किलो गेहूं से मेरा गुजारा हो जाएगा? या घर में अगर कोई वाक्य हो गया, मान लो भाई मेरे 5 मेंबर है और आज हमें 5-5 किलो गेहूं मिल रहा है, और मेरे घर में मतलब यानी कि 5 किलो गेहूं लेने का मतलब मेरे परिवार की आशंका नहीं है ना। मतलब हम कितने का मिल रहा है हमें 5 किलो गेहूं? अगर हम 50 रुपए के लिए गेहूं भी लगा ले तो 250 रुपए महीने का गेहूं मिल रहा है। अगर हम 250 रुपए महीने के गेहूं में ही अपने आप को ये समझते हैं हम बहुत बड़े हैं, तो कल को घर में कोई डेथ हो जाएगी, मौत हो जाएगी, क्या वो हम अर्थी उठा पाएंगे वहां से? क्या हमारे घर में 10-20 हजार रुपए का जुगाड़ मिलेगा ऐसे टाइम? सवाल मेरा ये है कि ऐसा कोई परिवार है जिसके घर में आज की डेट में ये कंडीशन हो कि 20-30 हजार रुपए 24 आवर्स पड़े उस घर के अंदर? देखिए, हालात आपके सामने सब सारा कुछ। अब जो गरीब आदमी बेचारे कहाँ जाए, वो 5, अच्छा मिल कहाँ रहे हैं, किसको मिल रहे हैं? देखिए, आप राशन पहले मिलता था, अब भी मिलता है जिनको मिलने वालों को। 80 करोड़ 80 जो बता रहे हैं, 80 करोड़ जनता को कहाँ किसको मिला बताइए आप मेरे को। राशन तो पहले भी गला सड़ा अनाज मिलता था, उसमें बड़े घपले होते थे, अब भी वही है। अब कहने तो कुछ भी कह लो कोई भी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कोई बदलाव आएगा? नहीं, कैसा है जी, देखो चेहरे बदलने से कोई बदलाव नहीं आता। कोई योग्यता नहीं है। केशव जी सुन पा रहे मेरे को? जी मोहनलाल जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आपने सबको सुना होगा, क्या लगता है कोई बदलाव आएगा? मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ और कई सारे 1 दर्जन मंत्रियों को यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या लगता है सरकार ने मान लिया कि कोरोना काल में आपका फेलियर रहा, हम लोगों को उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे पाए, एजुकेशन में हम काम नहीं कर पाए, तो तमाम चीजों के अंदर फेलियर रहा है, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया मंत्रिमंडल में विस्तार करके, और जो कहा जाता था मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट, वो तमाम चीजें जो अपने ही नारे से मोदी जी ने यानी कि किनारा कर लिया। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको मंत्रिमंडल विस्तार की जो आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 24 घंटे में से मैं आपको बताऊं, मुश्किल से वो 2 घंटे ही सो पाते हैं। 22, 21 घंटे उनको पूरे देश की चिंता है, और भारत देश में रहने वाले हर नागरिक की उनको चिंता है। और कल परसों जो विस्तार हुआ है, उस दिन सुबह सबसे पहले जो भी मंत्रिमंडल में जिन लोगों को उन्होंने शामिल करना था, उनको सभी को बुलाकर ये कहा गया, मीडिया के चैनलों में भी आपने देखा होगा, कि मेरे साथ वही आदमी काम करे जो मेरे जितना 22, 23 घंटे जागे और मेरे साथ काम करे। और देखिए मोहनलाल जी, देखिए
कल की तारीख में 1500 करोड़ रुपए का बजट दवाइयों का, स्वास्थ्य का पहली बार 1500 करोड़ रुपए का बजट। अभी तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री जी कल ही बैठे हैं और मुश्किल से 12 घंटे अपनी सीट पर बैठे थे और 1500 करोड़ का पहली बार स्वास्थ्य का बजट उन्होंने भारत देश के लिए बता भी दिया है। सबके सब उसको देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 15 अगस्त तक सभी मंत्रियों को, जो भी इस मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं, सबको यह कह दिया गया है कि कोई लोग अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे। 15 अगस्त तक सिर्फ देश के ऊपर जो चल रहा है कोरोना काल के ऊपर जो एक आपदा चल रही है और जिसके ऊपर के भी विचार चल रहा है कि तीसरी आपदा आने वाली है, सभी मंत्रियों को आदेश दे दिए गए हैं कि 24 घंटे आपने काम करना है। हमने देश के एक एक नागरिक को बचाना है। और रही पेट्रोल और डीजल की बात, मैं आपको बता दूं मोहनलाल जी, उसके ऊपर भी सरकार बड़ी गहनता से विचार कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के उनकी सोच के बारे में आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इस समय यही चिंतित हैं कि कैसे गरीब लोगों को इस संकट की मार से बचाया जाए। लेकिन इस समय दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। यह बिल्कुल ठीक है कि इस समय डीजल पेट्रोल की मार चल रही है। मोहनलाल जी, मैं मानता हूं कि पेट्रोल और डीजल मोहनलाल जी 5 किलो गेहूं मोहनलाल जी पूरे देश गेहूं चावल लेके सिर्फ नहीं, गेहूं के साथ मोहनलाल जी और भी जो राशन डिपो पे और भी जो सामान है, तेल है या दाल है, वो भी उसको कंसेशन रेट में सरकार देने का काम कर रही है मोहनलाल जी। अरे सवाल ये जनाब, आप समझ नहीं रहे। आपके जैसे 20 रुपए निकाल 5 रुपए दे दे अपराधी हो रहे हो। डीजल पेट्रोल में जो बेटा सा महंगाई है, सरसों का तेल है 225 रुपए तेल हो गया। तो मोहनलाल जी किसानों की सब्जी बनेगी ना। मोहनलाल जी किसानों की सरसों भी 6,000 रुपए के रेट में इस बार मंडी में बिकी है और बाजरा भी 2300 रुपए किसानों का बिका है। तो 6,000 रुपए की बोरी 6,000 रुपए की बोरी जब मार्केट में बिकेगी तो नेचुरल तेल के दाम बढ़ेंगे मोहनलाल जी। जनाब आप पार्टी समझ रहे, बिल्कुल परिवार वाला जमीन वाला है क्या, वो किसान है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे जो 5 किलो गेहूं आपका ले रहा है उसके घर में तो 5,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, 500 रुपए भी नहीं मिलेंगे। आप अंदाजा लगाइए, अगर आपके पास आप 5 किलो गेहूं लेते हो तो आपके पास मिल जाएगा घर में 20-30 हजार रुपए एडवांस में 24 आवर्स की। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई मर जाए, कर जाए, हॉस्पिटल में ले जाओ। मोहनलाल जी उन्हीं गरीबी लोगों के लिए ही आयुष्मान की जो चल रही है, आयुष्मान जो उन्होंने हमारे भारत सरकार ने फैसिलिटी आयुष्मान की हो गई और जैसे बीपीएल कार्ड में सुविधा हो गई, वो भी भारत सरकार तो सब खर्चा तो लग रहा है ना मोहनलाल जी, सब चीजों में खर्चा तो हो रहा है ना भारत सरकार। नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरा जो सवाल केशव जी सवाल ये हो रहे ना, जनता की इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी पहले से 4 गुना इनकम हो गई, आपका कारोबार कई गुना बढ़ गया। सरकार का भी हमारी इनकम से हो नहीं रही तो जनता की सरकार को फिर भी नोट छाप लेगी। जनता नोट छापेगी क्या? ये जनता के हाथ में नोट छापना। मोहनलाल जी कोरोना की विपदा देश के अंदर बहुत बड़ी विपदा है। हम इसको कैसे लोगों को राहत दी जाए, कैसे इंजेक्शन मुहैया कराए जाए, कैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए, इसके प्रति भी देश को देखना मोहनलाल जी। उसमें भी तो पैसा खर्च हो रहा है भारत सरकार का। तो जनाब एक बोलतम सवाल कर रहे हैं, ऐसे के अंदर आपको रियायत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए या आपको दाम बढ़ाने चाहिए। आप अपनी दुकान में दाम बढ़ा रहे हैं, आप अपनी चाल बढ़ा रहे हैं। सवाल तो यही उठता है ना, कैसे आदमी रोटी कैसे खाएगा, सवाल ये उठता है ना लाल जी। उसके लिए सरकार बिल्कुल आपकी इनकम बढ़ी भाई, आगे बढ़ी है भाई। केशव जी अगर हमारा सवाल ये था ना, आपने हमारा सवाल गौर कर दिया, आप तो कहोगे मानने लग जाते। क्या हमें डीजल पेट्रोल खाने पीने की चीजों में मैं डीजल पेट्रोल की बात आखिर हम क्या करें? नहीं वो देश के ऊपर पूरे मैं समझ रहा हूं कि देश के ऊपर बोझ पड़ा है, लेकिन उसके इंटरनेशनल स्कीमों से भी कई बार उसका होता है, क्रूड ऑयल बाहर से आता है। लेकिन इस समय देश के ऊपर जो विपदा है वो तुरंत इनकम सिर्फ डीजल और पेट्रोल से ही हो सकती है मोहनलाल जी। देखिए और कोई दूसरा भारत सरकार के पास इनकम सोर्स कौन सा आज विपदा है। अरे
आज विपदा है, जब 30 रुपए पहले प्रति बैरल तेल था, जब कहाँ गई, जब तो विपदा नहीं थी। मोहनलाल जी, जब मैं तो देश जल्दी ही मैं में आपको बता जब सत्या किया गया। मोहनलाल जी, सरकार उसके प्रति बिल्कुल संवेदनशील सोच रही है। सभी मुद्दों पे इनके तेल और पेट्रोल और डीजल को रेट कैसे कम किए जाएं, एक आम आदमी को कैसे राहत दी जाए, क्योंकि आज देश की जो जरूरत है, घर की गैस है। मैं मोनिका बहन जी की बात को सुन रहा था, वो कह रही थी कि हाँ गैस के दाम बढ़े। सरकार पूरी तरह चिंतित है इसके ऊपर और पूरी गहनता से इसके ऊपर विचार चल रहा है। पूरी की पूरी कैबिनेट इस पर विचार कर रही है कि इस पर कैसे रेट कम करके भारत के एक गरीब नागरिक को, एक मिडिल क्लास को, जो बेचारा मजदूरी करता है, मेहनत करके घर पे आता है, उसको कैसे राहत दी जाए। सरकार, भारत सरकार और हरियाणा सरकार, मोहनलाल जी, इसके प्रति चिंतित है। ठीक है, राजेंद्र जी सुन तो हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन राजेंद्र रहा हूँ। जी जी सुन पा रहे मेरे को? स्क्रीन पे ही अब देखिए, सवाल ये है, कल कृषि मंत्री का बयान, कृषि मंत्री का कल बयान भी आया है, मतलब किसानों से बात करने को तैयार है। और आप जो है किसान आंदोलन में लगातार लगे हुए, संयुक्त किसान मोर्चा में तहत क्या नेतृत्व कर रहे हैं, अपना संगठन की ओर से जा रहे हैं। हेलो चौधरी को मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। और ये जो कृषि कानून है, इसके ऊपर तो एक अलग से अगर डिबेट हो जाए तो ये समझ में आए कि कृषि कानून को किस तरह से काले। कामरेड जी, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका मान सम्मान करता हूं। आपके कम से कम संयुक्त मोर्चा के, किसान मोर्चा के प्रतिनिधित्व कई बार मीटिंग कर चुके हैं। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन उसमें काले कानून में काला तो बताएं। कामरेड जी, आप ही मुझे इस मन से बता दीजिए कि तीनों कानून में काला क्या है। आप मुझे बताइए ना, इस तीनों कानून में काला क्या है। देखिए कामरेड जी, आप बताइए, ऐसी बता दीजिए मुझे, एक तो काला बताइए। अगर ये तीनों काले कानून होते कामरेड जी, तो इस समय पूरे देश के किसानों को सड़कों पर होना चाहिए था। आप मेरे को बताइए, ये पूरे देश के लिए कानून बन रहा है कामरेड जी। अगर इसके ऊपर अगर कोई भी एक काला कानून होता तो इस समय पूरा देश त्राही त्राही कर रहा होता और पूरे किसान रोड के ऊपर होते। लेकिन किसान इस नीति से खुश है। कुछ मुद्दे हैं जो इनको भटकाकर किसानों को भटकाया जा रहा है। किसान परेशान नहीं है, इसको राजनीतिक इसको सबूत दिया जा रहा है। कामरेड जी, आप बताइए मेरे को, एक काला कानून तो बता दीजिए। ये जो जी मोहनलाल जी, सुन रहा हूं, बताइए। काला कानून, काला क्या है जी, जो नरेंद्र तोमर का काला क्या है पार्लियामेंट में जी, वही सेंटेंस ये लिख रहा है। परंतु इसमें अब मेरी बात थोड़ा प्लीज सुन लो। जी जी, मेरा इसमें सुझाव है पर एक खुली डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ही सेंसिटिव कामरेड जी, उसके लिए तो किसान मोर्चा को पूरे हमारे नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री और सबको बुला रहे हैं। अब वो कम से कम काले कानून के बारे में कुछ बता ही नहीं पाते हैं। आप वहां पर डिबेट के अंदर जाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात वहां पे कर ही नहीं पाते हैं। मोहनलाल जी, कामरेड जी, आप वहां जाए, आप भी जाके मिल सकते हैं, आप पत्र के माध्यम से आप मिल सकते हैं। आपको सुझाव तो दीजिए कामरेड जी, किस काले कानून में काला क्या है। आप भाई, मैं ये कह रहा हूँ, सुने ना, तो डाइवर्ट नहीं करेंगे इसको। मेन जो हमारा टॉपिक था, वहां से आप लोगों ने डाइवर्ट कर दिया इसको। ठीक है, हमारी यही स्थिति होती है। कृषि कानून में सफेद क्या है, आप हमें समझ नहीं बताए ना। आप बताइए सफेद क्या है। आप ये तो बात नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, ये जो जनता महंगाई से त्रस्त है, मेरा सवाल यही था। जैसे आप कह रहे 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, वो 80 करोड़ किसान है क्या? मेरा सवाल यही था ना। राजेंद्र जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आवाज कट रही है आपकी। एक सेकंड, आप बता, मैं ये कह रहा हूँ इसके ऊपर अलग से डिबेट करें। ये काला कानून नीचे से ऊपर तक काला है, ये इसको हम सिद्ध कर देंगे और इसके लिए खुली डिबेट करने के लिए हम रेवाड़ी में कामरेड जी, राजेंद्र सिंह जी, कामरेड जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उस काले कानून का आप ही मेरे को एक काला बता दीजिए। उसमें काला कानून कहाँ है और कहाँ है किसान? रोड के ऊपर किसान कहाँ है? किसान तो अपनी खेती कर रहा है, असली किसान तो अपने खेतों में है। किसान कहाँ है? आप मेरी बात तो सुन ले रहे हैं आप? जी जी जी, नहीं, आपकी बात को किसान, प्लीज आप बात सुन लो। आप
जी अगर ये काला नहीं होगा आप सिद्ध कर देंगे। हम कहते हैं इस पर अलग से डिबेट कर लो आप, और यहाँ मोहनलाल के चैनल पे नहीं, आप राव तुलाराम पार्क में डिबेट करो। वी आर रेडी फॉर दैट। वही करने का मन है ताकि नहीं, अब हम सोच रहे हैं एक डिबेट हम ऐसे ही करें, खुले में वो डिबेट करें, तमाम लोगों को बुलाया जाए और पब्लिक पैलेस के बीच में हो ताकि चर्चा हो आराम से। क्योंकि बातें करने देखिए जो चीजें हैं इस टाइम जो देश की स्थिति है, मेरा बैठने का मुद्दा ये था कि इस वक्त जो व्यापार को लेकर के लोगों की नौकरियां गई है, लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, बाजार में काम धंधा नहीं है, इंडस्ट्री तमाम फेल हो गई, तमाम सेक्टरों के अंदर सब कुछ ध्वस्त हो गया। और ऐसे में पता नहीं केशव जी की इनकम कहां से बढ़ रही है, या तो इनको सरकार कहीं कहीं से दे रही है। मोहनलाल जी, मैं भी एक मिडिल परिवार से आता हूँ और आपके रेवाड़ी में एक छोटा सा करके बेरो आप के ऊपर है। आपका आपका राजेंद्र की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। राजेंद्र जी, आवाज आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है राजेंद्र जी, नेटवर्क नहीं आ रहा। मोहनलाल जी, हेलो। नहीं, आपकी आवाज कट रही है आपकी। रुको निनानिया जी, रुकिएगा। जी मोनिका जी स्क्रीन पे आइए, मोनिका जी होनी चाहिए स्क्रीन पे। आपने तमाम लोगों को सुना, क्या लगता है केशव जी जो कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी, कोई उम्मीद आपको लग रही है? हाँ जी भाई सर, खुले में डिबेट करें। अब क्या पब्लिक पैलेस में डिबेट होगी तमाम चीजों की? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जब कहा जा रहा है तो पब्लिक डिबेट में होनी चाहिए और सभी लोगों को बुला के उनके व्यूज लेने चाहिए। अभी मैंने सबको सुना, उसके हिसाब से मैं पहुंची हूँ। जैसे केशव जी ने बोला कि हमारी सरकार बहुत चिंता कर रही है, समस्याओं को कैसे कम किया जाए। चिंता वो तो ये कह रहे हैं, वो तो 21 घंटे तक, वो तो 21 घंटे की प्रधानमंत्री जग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर कहते हैं स्वस्थ शरीर रखने के लिए आपको 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। 8 नहीं तो 6 घंटे तो जरूर है। तो मैं ये 8 कह रही घंटे स्वस्थ आदमी को रहने के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आप ऐसे रोज जगोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। वही मेरा सवाल है कि इतना कौन जगता है, ऐसे थोड़े ना रोज कोई जगता है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ खाली चिंता करने से समस्याएं खत्म नहीं होती, उनका निवारण करना जरूरी होता है। वो चिंता करने से अगर समस्या खत्म हो जाए तो मैं भी सोचती रहूं कि हे भगवान मेरे पास करोड़ों रुपए हो। चिंता करने से करोड़ों रुपए थोड़ी ना आ जाएंगे। उनका समस्याओं का निवारण करना होता है। एक मिनट केशव जी, मैं पूरी कर लूं, 1 मिनट। उनका निवारण करना होता है और उसके लिए काम करना होता है। मंत्रिमंडल को चेंज करने से नहीं है। अब जैसे आपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी चेंज किया, अब जो न्यू मिनिस्टर आएंगे वो अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। पिछली बार आए सारी पॉलिसीज चेंज हुई, अब नेक्स्ट टाइम फिर पॉलिसीज चेंज होंगी। तो इससे बच्चों पे, पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, स्कूल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। हर साल आप एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं, पुरानी को चेंज कर देते हैं, तो बच्चों की एजुकेशन पर भी इसका असर पड़ता है। दूसरा बात अभी जैसे सर ने बोली है प्राइवेटाइजेशन की, कि देश को बिकने नहीं देंगे, जो भी है आपने सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जो व्यक्ति 5 किलो अनाज के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो प्राइवेट जगह पर कैसे अपना जाकर अपना इलाज कर सकता है, शिक्षा ले सकता है या अपना काम कर सकता है। और दूसरी बात, मैं हमेशा यही कहती हूँ डिबेट में, आप लोगों को अनाज दे रहे हो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसका सीधा सीधा असर हम मिडिल क्लास लोगों के ऊपर पड़ता है, हमारी कमाई पे, हमारी इनकम पर पड़ता है। हम इनकम टैक्स देते हैं, हम हर चीज पे जीएसटी देते हैं, उसके बावजूद भी अगर महंगाई हमारे को तंग करेगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे। दूसरी बात, आप उनको नौकरी दो, मैं हमेशा कहती हूँ आप उनको काम दो, आप उनको रोजगार दो, आप उनको निठल्ला नहीं बनाओ, उनके हाथ नहीं काटो। हाथ आप फैलाने वाली फौज तैयार कर रहे हैं, बेरोजगारों की फौज तैयार कर रहे हैं, जो आपके सामने भिखारी बनकर भीख मांगे। मैं ये चाहती हूँ वो भीख मांगने वाले लोगों की मतलब खत्म होनी चाहिए, वो अपना कमाए और अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके। हमेशा मैं डिबेट में ये कहती हूँ, गरीब है उनको आप काम दो, काम की कीमत समझाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओ ना हर आदमी को, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, मैं कमाऊंगा और क्या बिल्कुल। अब मेरे को घर बैठे मेरे को 5 किलो अनाज मिल जाएगा, तो आप क्या सोचते 5 किलो अनाज से मेरा गुजारा हो जाएगा? मेरे पास आज देखिए समय का अभाव भी है, मेरे पास डिबेट थोड़ी सी लंबी चली गई है, थोड़ा सा केशव जी सुन पा रहे हैं? मैं मोहनलाल जी सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, तो बस वही मेरा अंत में था
जी। ये तो आप भी मानेंगे कि किसी भी तरीके से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ताकि हाँ वो जी। अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। गलत तो नहीं कह रही है मोनिका जी भी, आप किसी को मैं मोनिका जी की बहन जी की बात को मैं बता दूं, ये जो अनाज की भी 5 किलो की जो सरकार ने या भारत सरकार ने या हरियाणा सरकार ने दी है, ये कोरोना काल अगस्त से सितंबर तक ही किया गया है, क्योंकि लोगों को अभी कोरोना करके लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। 5 किलो गेहूं एक कुछ ही समय के लिए जो सरकार ने करा है वो अगस्त से सितंबर तक है मोनिका जी। और मैं आपको बता दूं, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, और मोनिका जी मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही, मैं ज्यादा इसमें नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सरकार का, भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का जो इसके प्रति चिंतित हैं और बिल्कुल इसके बारे में जब सोच रहे हैं, कल कृषि मंत्री कल ही उन्होंने ज्वाइन किया, कल बैठे, कल ही उन्होंने किसानों से दोबारा बात करने के लिए कह दिया। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे, आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे, 1500 करोड़ रुपए बजट उन्होंने 1500 करोड़ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दे दिया। केशव चौधरी जी, कृषि मंत्री के बयान एक सेकंड कृषि मंत्री के बयान पे राकेश टिकैत ने क्या दिया किसानों ने, एक कंडीशन पे बात नहीं करेंगे। आप कहते हैं मोहनलाल जी वो कंडीशन भी नहीं बता रहे और उसके अंदर काला कानून भी नहीं बता रहे। ठीक है, देखिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है मोहनलाल जी, कितने बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। एक पंजाब से, सुनिए, एक पंजाब से किसान चढ़ूनी उनको हरियाणा में आ गया, उनके पास हरियाणा में कोई नेता नहीं है। मेरठ से, बुलंदशहर से, हाथरस से और एटा मैनपुरी से, बुलंदशहर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वहां के किसान नहीं बैठे, टिकैत राजनीति कर रहे हैं हमारे हरियाणा में। क्यों? क्या हरियाणा के अंदर किसान नहीं है? आप मेरे को सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए टिकैत एक राजनीति कर रहे हैं, उनका किसानों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है मोहनलाल जी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा का किसान जो हमेशा काम करता है, टिकैत और चढ़ौनी को उन्होंने अपना नेता मान लिया है। क्या हरियाणा के अंदर किसान नेता नहीं है क्या मोहनलाल जी? ऐसा नहीं है। टिकैत फाइनल करेंगे, क्यों टिकैत फाइनल करेंगे? हमारे अगर नहीं, ठीक है, हमारी बात को किसानों की, जी मोहनलाल जी, जी मौका दो ना बोलने का। जी मोहनलाल राजेंद्र जी, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, आपकी आवाज कट रही है। मैं पेट्रोल पे बोलना चाहूंगी मोहनलाल जी, एक लाइन मुझे याद आई है। और भी लोग जम्मू जी, क्या चौधरी जी आप नाम बताओ, तीन इनके नाम क्या है ये बताओ आप पहले। चलो बात यहीं शुरू करते हैं, 3 कानूनों के नाम बताओ आप। देखिए कामरेड जी, आप मेरी बात सुनिए, काला कानून आप लोग बता रहे हैं, हमने तो देश के किसानों को खुश करने के लिए हमने कानून बनाए हैं, आप इनको काला कानून बता रहे हैं। ये काला कानून है कहाँ है देश के किसान? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारा क्या सिर्फ हरियाणा और राजस्थान में किसान है? क्या हरियाणा और राजस्थान में किसान है? पूरे देश का किसान इससे में खुश है, पूरे देश का किसान इससे में खुश है। मैं आपको बता दूं कामरेड जी, नाम क्या? सफेद कानून केशव जी, क्या पढ़ा है आपने कानून? पढ़े हैं कानून? नाम बताओ। देखिए मैं आपको बताऊं निन्यानिया जी, देश के प्रति कानून अगर गलत होता ना तो निन्यानिया जी पूरे हिंदुस्तान का किसान इस समय रोड के ऊपर होता। आप बताइए निन्यानिया जी, आपके गांव से कितने किसान रोड पे बैठे हैं? निन्यानिया जी मैं आपसे पूछता हूँ, निन्यानिया जी आपके गांव से कितने किसान रोड के ऊपर बैठे हैं? मेरे को आप बताइए। ये बात नहीं है, आप बताइए निन्यानिया जी, क्या आपके गाँव में किसान? मेरे गाँव में तो मजदूर, मेरे तो मजदूर है सारे, किसान भी है, किसान भी है। किसान को एक बात देखिए हम काला कानून कहने से काम नहीं चलेगा कामरेड जी, काला कानून आप लोगों को बताना पड़ेगा। कौन सा काला कानून है उसका बताइए आप सुनो, सारे सुनो। ऐसे नहीं, ये डिबेट को ऐसे डाइवर्ट मत करो, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। आप तमाम लोग मेरे मोहनलाल जी, मैं तो कामरेड जी बात को, मैं तो कामरेड जी कह रहे थे, मैं तो बड़े भाई के पूछ। मोहनलाल जी कल काले कानून के ऊपर किसानों को बैठाइए और काले कानून पर डिबेट कर लीजिए। ये कानून पे उससे भी करेंगे। आप सुनो तो सही,
उस पर करेंगे। और निनानिया जी और आमने सामने बैठाएंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका, नेटवर्क है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हाँ, मुझे आमने आवाज नहीं सामने आ रही बैठाइए, है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आमने सामने बैठा के डिबेट बैठा कराइए। और आप ही के घर के सामने पार्क में कर लेंगे, स्वागत है ओपन डिबेट कर लेंगे। आपका, ठीक स्वागत है, है आपका स्वागत। आप अपना पूरा कानून पढ़ लेना और राजेंद्र जी को भी बैठाएंगे, फिर कानून क्या हमने सामने बैठ के हाँ, बात वो करेंगे। काले कानून के बारे में बताएं। फिलहाल आप लोग मेरे साथ तमाम लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका जी लास्ट में एक बात कहनी थी मेरे को। चलिए, नहीं, बस 1 मिनट में आज 1 मिनट नहीं लगे। जैसे पेट्रोल की बात हो रही, कीमतें बढ़ने की, केशव जी मैं आपको बता दूं, जब पश्चिमी बंगाल में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो आप सबने उनपे धावा बोला था कि सारा फायदा ममता बनर्जी को हो रहा है, जो वहां की सरकार होती है पेट्रोल का फायदा उसको हो रहा है। अब यहाँ पर आपकी सरकार है तो अब ये फायदा किसको हो रहा है? आपको ही हो रहा है। जब ममता बनर्जी को हो सकता है तो आपको भी हो रहा है। मोनिका उसके जी, लिए हम क्यों मैं पीते हैं? हम आपकी पीत बात रहे हैं। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर वो रहा हूँ। आम गृहिणी है, वो आम गृहिणी है। मैं मोनिका जी, आप मेरी बहन हैं, मैं भी एक मिडिल परिवार बिल्कुल। से आता हूं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसका बोझ और गैस का पूरे परिवार में, मिडिल नहीं, परिवार में जब पड़ रहा दूसरी है। स्टेट में पर बढ़ता है तो आप ऑब्जेक्शन आपने करते मान लिया हैं। ना? अब आपकी हाँ, स्टेट में मान बढ़ा लिया। है तो फिर उसका किसको खामियाजा भुगतना नहीं, पड़ेगा? उसके लिए मोनिका जी मान लिया। सरकार जल्दी आप लोगों को इससे निजात दिलाएगी और अगली बार जब डिबेट शायद कोशिश करेंगे तो इस पे जल्दी ही इसके निजात आपको मिलेगी, मोनिका मेरी बहन चलो जी। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सरकार इसके लिए चिंतित विश्वास है, रखते हैं। सरकार हाँ इसके जी। लिए चिंतित है, बिल्कुल इसमें काम कर रही है बिल्कुल सर, सरकार। ठीक है सर। तमाम लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।